हाँ, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और इसकी पहली यूनिट चल रही है। पहली यूनिट के स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो मैंने कराए हैं। उसमें समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा है, समाज की भारतीय संकल्पना, परिवार, नातेदारी, वंश, ये टॉपिक मैंने कराए हुए हैं। और आज मैं उसके आगे के टॉपिक लूंगा, गोत्र और समुदाय से संबंधित टॉपिक। इसकी आंसर राइटिंग आज हम करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है जिसको मैंने स्टार्ट किया, समाजशास्त्र, और ये प्रोग्राम है जिसको जानकारी नहीं हो वो देख ले। पारंपरिक ये पारंगत प्रोग्राम है आंसर राइटिंग का, और ये 4 सब्जेक्ट है जो मेरे, उनकी आंसर राइटिंग में करा रहा हूं, जिसमें यहां पर क्वेश्चन दे करके उन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं बेहतर तरीके से, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो ये है यूनिट फर्स्ट, और इसमें आज मैंने 2 टॉपिक लिए हुए हैं, गोत्र परंपरा तथा समुदाय। इन 2 टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे और उनके आंसर्स हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 2 मार्कर्स रहते हैं, 20 वर्ड्स में इनको लिखना होता है। तो इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो आप देख सकते हैं, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, और प्रारंभिक 4 गोत्रों का नाम किन ऋषियों के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 20 वर्ड का है, ये 2 मार्कर। देखिए ये सेंटेंस जो रखा है, इस सेंटेंस को पूरा वैसा का वैसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे टू दी पॉइंट आप जो है लिखेंगे तो आपके लिए जो है ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला हम लिख देंगे ग्रंथ। ग्रंथ यानी किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, तो गोत्र का, तो ग्रंथ हो गया ऋग्वेद, ये। ठीक है, फिर प्रारंभिक 4 गोत्र, प्रारंभिक 4 गोत्र, उनका नाम लिख देंगे। ये गोत्र इन ऋषियों के नाम पर इनका नाम रखा गया, तो उनका हमें नाम यहां पर लिख लेना है। पहले अंगीरा है ना, अंगीरा, कश्यप, वशिष्ठ तथा भृगु। ये बस हो गया आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप देखो, ऐसा लिखो कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एक लाइन हो जाएगी। प्रारंभिक 4 गोत्रों का नाम इन ऋषियों के नाम पर रखा गया था, तो ये पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले उल्लेख गोत्र का कहां पर मिला है, तो ऋग्वेद में मिला है। जो 4 गोत्र हैं उनका नाम इन 4 ऋषियों के नाम पर रखा गया है, कश्यप, अंगीरा, वशिष्ठ और भृगु। यानी स्टार्टिंग के 4 गोत्र ही प्रचलित थे, बाद में गोत्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, गोत्र का समाजशास्त्री अर्थ लिखिए। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, 2 मार्कर्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से ही आपको क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता रहा हूं। और आंसर राइटिंग ज्वाइन करने से अब एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, और उनके आंसर भी मिल जाएंगे, प्रॉपर आंसर, जिस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये है गोत्र का समाजशास्त्री अर्थ, इसको लिखना है। देखिए गोत्र क्या है, एक पक्षीय रक्त संबंधियों का बहिर्विवाही समूह है जो एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता है। वह पूर्वज जो है वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है।
हमने वंश के बारे में पढ़ा था, वंश का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताया था, वंश का अर्थ बताया था। तो वंश में मैंने बताया था कि जो पूर्वज वहां पर होता है वो वास्तविक ही होता है ना। वंश में पूर्वज वास्तविक होता है, गोत्र में पूर्वज वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वंश जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुल का रूप ले लेता है। कुल का जो विस्तार है, कुल का जो बड़ा रूप है, उसी को हम कहते हैं गोत्र। तो गोत्र में क्या है, पीढ़ियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं जिससे जो है पूर्वज का अंदाजा नहीं लग पाता है कि उनका पूर्वज वास्तव में कौन है, वास्तविक है, काल्पनिक है, सजीव है, निर्जीव है। ठीक है, तो कभी कभी जो है काल्पनिक पूर्वज भी हो जाते हैं गोत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है गोत्र एक पक्षीय, गोत्र एक पक्षीय रक्त संबंधियों का, गोत्र एक पक्षीय रक्त संबंधियों का, एक पक्षीय रक्त संबंधियों का, रक्त संबंधियों का बहिर्विवाही समूह है ना, बहिर्विवाही समूह है, बहिर्विवाही समूह है। ठीक है, जो एक गोत्र से, जो एक गोत्र से अपनी, सॉरी एक गोत्र नहीं, एक पूर्वज से, मैंने गलत लिख दिया, एक पूर्वज से, जो एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता है, अपनी उत्पत्ति मानता है, यह पूर्वज, यह पूर्वज वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक, या काल्पनिक या काल्पनिक तथा सजीव या निर्जीव हो सकता है। ये देखिए, है ना, ये हो गया गोत्र का समाजशास्त्रीय अर्थ। इस तरह से आपको इसको लिखना है, बस, बाकी इसमें कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन है ना, 2 मार्कर्स के 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या नगरों का पड़ोस एक समुदाय है? स्पष्ट कीजिए, है ना। देखिए, गांव का पड़ोस होता है, नगर का पड़ोस होता है। तो नगर का पड़ोस, गांव का पड़ोस तो समुदाय है, गांव समुदाय है, गांव का पड़ोस समुदाय है। आदिम समाजों का पड़ोस समुदाय है ना। जनजाति समाजों का पड़ोस समुदाय है, जनजाति समुदाय समुदाय है, जेल या बंदी गृह समुदाय है। लेकिन नगरों का पड़ोस जो है एक समुदाय नहीं है ना। नगरों के पड़ोस को एक समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समुदाय के लिए जो 3 तत्व जरूरी होते हैं उसमें से एक तत्व यहां पर नहीं। समुदाय के लिए 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तियों का समूह, दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा है सामुदायिक भावना। तो तीसरा जो तत्व सामुदायिक भावना है वो नगरों में नहीं पाए, नगरों के पड़ोस में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? कि नगर के जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कभी कभी नहीं जानते हैं, है ना। हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमें पता ही नहीं, है ना। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, रोज ही मुलाकात होती है, मिलते हैं। हालांकि झगड़ा भी होता है, वो बात अलग है, लेकिन मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है। लेकिन नगरों के जो पड़ोस होते हैं उसमें पड़ोसी को व्यक्ति जानता है, उनमें सामुदायिक भावना है, हम की भावना है, नहीं सहयोग की भावना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि पड़ोसी से जो है जान परिचय हो और सामुदायिक भावना हो, हम की भावना हो ना। तो हमें यह बताना है कि नगरों के पड़ोस को, नगरों के
पड़ोस को समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती, की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि समुदाय के लिए आवश्यक तत्वों में से सामुदायिक भावना उसमें नहीं पाई जाती है ना। सामुदायिक भावना को हम यहां पर अंडरलाइन कर देंगे। सामुदायिक भावना उसमें नहीं पाई जाती है। ये देखिए परफेक्ट आंसर होगा, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, है ना। तो नगरों का जो पड़ोस है उसको समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समुदाय उसी को कहेंगे जिसमें 3 तत्व खास तौर से पाए जाएं: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। तो नगरों के पड़ोस में 2 तत्व पाए जाते हैं। व्यक्तियों का समूह है, व्यक्ति रह रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र निश्चित है, आस पड़ोस में रह रहे हैं, लेकिन उनमें समुदाय की भावना पाई जाना संभव मुश्किल है। बहुत कम ऐसा होता है कि उनमें सामुदायिक भावना पाई जाए, सहयोग की भावना पाई जाए। नगरों में, गांव में होता है, ठीक है। इसलिए जो है नगरों के पड़ोस को समुदाय नहीं कहते हैं। बंदी गृह, मैकाइवर जो समाजशास्त्री हुए, मैकाइवर ने जो है बंदी गृह या जेल को समुदाय की संज्ञा दी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस समाजशास्त्री ने बंदी गृह को एक समुदाय की संज्ञा दी है, तो वो है मैकाइवर, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2 मार्कर्स की। 2 मार्कर्स यानी 7 मार्कर्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 7 मार्कर्स, 60 वर्ड्स में इनको हमें लिखना होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गोत्र के लक्षण लिखिए। गोत्र के लक्षण यहां पर आपको बताना है ना। तो पहले जो है गोत्र को थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे एक से 2 लाइन में, और फिर जो है लक्षण आपको लिखना है। लक्षण हेडिंग लिख करके जो है उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, 5-7 पॉइंट, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पहले इसका अर्थ लिखेंगे, मतलब वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो 7 मार्कर्स होते हैं उसमें 1 या 2 लाइन में, 1.5 या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और वो इंट्रोडक्शन नॉर्मली अर्थ से संबंधित ही होता है। किसी चीज के लक्षण हम लिख रहे हैं तो उसके अर्थ के बारे में हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर लक्षण लिखेंगे, लक्षण, गुण, दोष, लाभ, हानि, मत, जो भी पूछा गया है वो। तो गोत्र का अर्थ मैंने अभी जस्ट बताया है, हमने 2 मार्कर्स में पढ़ लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। यहां पर हमें छोटा गोत्र का अर्थ लिखना पड़ेगा, है ना। गोत्र इस तरह से लिखेंगे, गोत्र रक्त संबंधियों का एक ऐसा समूह है जो एक पूर्वज, अब एक पूर्वज के ब्रैकेट में हम लिख देंगे काल्पनिक, वास्तविक, सजीव, निर्जीव, वहीं पर लिख देंगे ताकि आपको अलग से फिर वो लिखना नहीं पड़े। तो हमारा आंसर शॉर्ट हो जाएगा ये, जो एक पूर्वज। अब यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे पूर्वज कैसा मानते हैं, वो कैसा होगा पूर्वज, वास्तविक या काल्पनिक, सजीव या निर्जीव। एक पूर्वज ब्रैकेट में वास्तविक या काल्पनिक या
काल्पनिक तथा सजीव या निर्जीव। ठीक है, बस गोत्र रक्त संबंधियों का एक ऐसा समूह है जो एक पूर्वज वास्तविक या काल्पनिक तथा सजीव या निर्जीव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। बस ठीक है, 2 लाइन में ये पूरा हो गया आंसर, ये वाला अर्थ है ना। इसी को हमने वहां पर 3-4 लाइन में लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके पहले जो ये देखिए गोत्र का समासार्थी, ये जो है 2.5 लाइन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसको कम कर दिया ये वाली लाइन को, तो ये छोटा हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है लिखना है, चीज वही है लेकिन शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि गोत्र के लक्षण लिखना है, यहाँ पर अर्थ नहीं पूछा गया है। लेकिन हम डायरेक्ट लक्षण नहीं ना लिख करके पहले थोड़ा सा अर्थ बताएंगे उसका, फिर लक्षण लिखेंगे। और लक्षण क्या करेंगे, हेडिंग दे देंगे और फिर जो है उसको हम लिखेंगे। तो क्या होगा, हमें एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगी, जैसे बच्चे लिख देते हैं गोत्र के निम्नलिखित लक्षण, है ना, गोत्र का महत्व निम्नलिखित, ऐसा करके नहीं लिखना है। हम यहां पर लिख देंगे क्या, लक्षण, बस लक्षण लिख दिया। अब इसकी पॉइंट लिखना है। देखिए जो हमने चीजें अर्थ में लिखी हैं उन्हीं को जो है हमें थोड़ा सा चेंज करके लक्षण में लिखना होता है ना। अर्थ से ही जो है लक्षण के पॉइंट नॉर्मली निकाल लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इस लक्षण में एक सामान्य पूर्वज, एक सामान्य पूर्वज, है ना, गोत्र के जो सदस्य होते हैं उनका सभी का एक सामान्य पूर्वज होता है। अब ये पूर्वज यहां पर हम लिख देंगे, पूर्वज कैसा होगा, वास्तविक, तो हमने पीछे भी लिखा है वास्तविक या काल्पनिक, है ना, सजीव निर्जीव, ठीक है, वो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा क्योंकि हम पहले भी लिख चुके हैं। तो एक समान पूर्वज हो गया। इसके बाद एक पक्षीय समूह होते हैं, इसमें एक पक्षीय समूह, इसमें जो सदस्य होते हैं वो एक पक्ष के होते हैं, या तो मातृपक्ष के होंगे या पितृपक्ष, यहां पर लिख लेंगे पितृपक्ष या मातृपक्ष, है ना। सदस्य पितृपक्ष के भी हो सकते हैं, मातृपक्ष के भी हो सकते हैं, लेकिन एक पक्षी होते हैं। फिर आता है रक्त संबंधियों का समूह, ये हमने अर्थ में लिखा है, रक्त संबंधियों का मतलब कहने के यहां पर है कि गोत्र के अंतर्गत वंश में भी है, गोत्र है, कुल है, वंश है, इन सभी में जो संबंधी होते हैं वो रक्त संबंधी होते हैं, विवाह संबंधी इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा डायग्राम एक बना देंगे, यहां पर स्पेस दे करके, है ना, यहां पर मैं बना देता हूं, वैसे यहां पर बनाना है लेकिन यहां पर मैं बना रहा हूं, मैंने पहले भी डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए व्यक्ति सबसे पहले आता है, फिर परिवार आता है, फिर आता है वंश, वंश जब बड़ा हो जाता है तो कुल का रूप ले लेता है ना। वंशावली जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोल देते हैं कुल। फिर आता है गोत्र, गोत्र इन सबसे बड़ा है। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं ये चेंज होते जाते हैं, है ना। वंश कम पीढ़ी होती है इसमें, उससे और ज्यादा पीढ़ी कुल होती है, और फिर सबसे बहुत ज्यादा पीढ़ी जो बढ़ जाती है जिसमें हमें अपने नाते रिश्तेदारों का अंदाजा ही नहीं लग पाता है, हमें अपने पूर्वज का ही नहीं पता चल पाता, तो उसको हम बोल देते हैं गोत्र। ठीक है, तो रक्त संबंधियों का समूह है ये। वंश की तुलना बांस से भी की जाती है, पिछली बार क्वेश्चन भी आया है कि वंश की तुलना बांस से की जाती है। जैसे वंश बढ़ता है वैसे बांस की तरह बढ़ता है, जैसे बांस बढ़ता जाता है वैसे वंश भी बढ़ता है, इसलिए उसकी तुलना बांस से की गई, क्वेश्चन आ चुका है। रक्त संबंधियों का समूह है ये, है ना। बहिर्विवाही, बहिर्विवाही समूह,
है ना। यानी ये समूह कैसा होता है, बहिर्विवाही। ये मैंने वंश के वहां पर भी बताया हुआ है कि वंश है, कुल है, गोत्र है, इन सभी का एक ही पूर्वज होता है, सभी एक ही पूर्वज की संतान होती है। इसीलिए एक ही पूर्वज की संतान होने के कारण ये आपस में भाई भाई या भाई बहन होते हैं, इसलिए उनके बीच विवाह नहीं होता है। जब कभी भी विवाह की बात निकलती है, विवाह की बात स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले गोत्र मिलाए जाते हैं, है ना। पितृपक्ष से भी गोत्र मिलाते हैं, मातृ पक्ष से भी मिलाते हैं, है ना। मामा के यहाँ के भी गोत्र देखे जाते हैं, पिता के यहाँ के भी गोत्र देखे जाते हैं। अगर कोई गोत्र मिल जाता है तो विवाह नहीं हो सकता है। समान गोत्र विवाह के नहीं होता है, क्योंकि समान गोत्र के जो लोग होते हैं वो एक पूर्वज के संतान होते हैं, और एक पूर्वज की संतान होने के कारण वो आपस में भाई 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 बहन होते हैं, है ना। इसलिए उनके बीच विवाह संबंध नहीं बनते। ठीक है, तो बहिर्विवाही समूह हो गए। इसके बाद आता है एक विशिष्ट नाम होता है। एक विशिष्ट नाम, इसका पॉइंट कौन सा है, देखिए 5वां पॉइंट होगा ये, 5वां पॉइंट है एक विशिष्ट नाम। गोत्र का एक विशिष्ट नाम होता है ना। जैसे मैंने नाम आपको बताए हैं, कश्यप गोत्र बहुत फेमस है, कश्यप, वशिष्ठ, है ना, उपमन्यु गोत्र है, ये बहुत सारे गोत्र हैं। तो एक नाम होता है, सभी का नाम होता है। इसके बाद गोत्र की उत्पत्ति संबंधी कथाएं, गोत्र की उत्पत्ति संबंधी कथाएं प्रचलित होती हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है हर गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई उन संबंधी कुछ कहानियां, कथाएं भी, दंत कथाएं भी प्रचलित होती हैं, जो पूर्वजों द्वारा सुनाई जाती हैं। ये इस तरीके से जनजातियों में प्रत्येक गोत्र का एक अलग टोटम होता है, ये भी एक पॉइंट आ जाएगा। जनजातियों में प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है, एक टोटम होता है, एक टोटम होता है, चाहे तो हटा दें, एक टोटम होना कर दो, ऐसा। और लास्ट इसमें पॉइंट, हालांकि 8 पॉइंट आना बहुत मुश्किल है, 7 पॉइंट ही आप लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इसमें। सदस्यों में हम की भावना होती है। सदस्यों में, गोत्र के जो सदस्य होते हैं उनमें हम की भावना पाई जानी। सदस्यों में हम की भावना या भ्रातृत्व की भावना, हम की भावना यानी भ्रातृत्व की भावना पाई जाती है। जो सदस्य होते हैं ना, एक गोत्र के जो सदस्य होते हैं उसमें अपनत्व का भाव रहता है, हम की भावना रहती है, भ्रातृत्व की भावना रहती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे गोत्र का है तो कहीं न कहीं हमारा संबंधी हुआ, है ना, इस तरह से। तो ये है गोत्र की लक्षण। इसी तरीके से अगला है 7 मार्कर्स, ये भी गोत्र का ही मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। गोत्र का हिंदू धर्म में महत्व समझाइए। देखिए पिछली बार कुल का क्वेश्चन आ चुका है, इस बार गोत्र की संभावना है, इसलिए मैंने गोत्र के क्वेश्चन ज्यादा दिए है ना। पिछले बार कुल से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इस बार गोत्र का क्वेश्चन 7 मार्कर्स में या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो विशेषताएं, महत्व दोनों पूछ सकता है, या कोई भी एक पूछ सकता है। अब देखिए यहां पर भी वही करना है हमें, यहां पर भी हमें पहले अर्थ लिखना है ना। पहले हम क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और फिर जो है इसके महत्व के पॉइंट बताएंगे। अर्थ मैंने बता ही दिया है ना। गोत्र मैंने अभी अर्थ लिखा ही है, गोत्र एक पक्षीय, वहां पर एक पक्षी नहीं लिखा था, एक पक्षी भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट रक्त संबंधी लिख सकते हैं। एक पक्षीय रक्त संबंधियों का, एक पक्षीय रक्त संबंधियों का सेम अर्थ होगा ये। एक पक्षीय रक्त संबंधियों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो एक पूर्वज, है ना। अब पूर्वज में आपको वास्तविक काल्पनिक कैसा लिख देना है, वास्तविक
या काल्पनिक, है ना। यहां पर मैंने ये 2 क्वेश्चन दे दिए हैं गोद से, 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। अब चूंकि हम एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कि सारे टॉपिक कवर होते जाएं, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर ऐसे हम लिख सकते हैं ना। वास्तविक, काल्पनिक तथा सजीव या निर्जीव, सजीव या निर्जीव एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता है, अपनी उत्पत्ति मानता है, बस, है ना। सेम अर्थ है जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, दोबारा लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। इसके बाद हमें क्या करना है, महत्व हेडिंग लिख करके उसको डिस्क्राइब कर देना है। महत्व इस तरह से आए, पहला पॉइंट है गोत्र का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, तो उसमें पहला आता है गोत्र के जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं ना। अगर मान लीजिए गोत्र के कोई सदस्य, एक ही गोत्र के लोग हैं, उनमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो व्यक्ति संकट में है, तो गोत्र के अन्य जो सदस्य हैं उसकी मदद करते हैं। तो पारस्परिक सहायता तथा सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, ये जो है पहला पॉइंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेंटेंस है वो छोटा होना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख सकें, बता सकें, है ना। इसके बाद आता है सामाजिक सामाजिक नियंत्रण का साधन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में काम करता है। यानी जो भी परिवार के सदस्य, गोत्र के सदस्य होते हैं, वो कुछ अगर अनैतिक करते हैं तो गोत्र के अन्य जो सदस्य हैं, पूर्वज हैं, वो जो है उसको सही राह दिखाने का काम करते हैं, उनको जो है बताते हैं कि भाई ये चीज गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है सदस्यों पर नियंत्रण बना रहता है। तो ये है इस तरीके से समाज नियंत्रण का साधन। इसको कहता है सामाजिकरण के साधन के रूप में शिक्षा तथा शिक्षण, ऐसा लिखा है, शिक्षा तथा सामाजिकरण के साधन के रूप में, शिक्षा तथा सामाजिकरण के साधन के रूप में। जो भी गोत्र के सदस्य हैं, पूर्वज हैं, वो अन्य जो सदस्य हैं उनको जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको समाज के मूल्यों से परिचित कराते हैं, सामाजिक मूल्य हैं, समाज के जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसे परिचित कराते हैं। तो जो है गोत्र व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करता है और व्यक्तियों के समाजीकरण के लिए भी काम करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद धर्म संबंधी शिक्षा प्रदान करना, धर्म संबंधी शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। हर गोत्र का एक धर्म होता है, परिवार, गोत्र, कुल का एक धर्म होता है। तो जो गोत्र के सदस्य हैं, पूर्वज हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा जो है, जो अन्य सदस्य हैं उनको प्रदान करते हैं और धर्म के संरक्षक के रूप में भी जो है ये काम करते हैं। नैतिक शिक्षा, नैतिक आचरण की शिक्षा दी जाती है, नैतिक आचरण की शिक्षा, नैतिक आचरण की शिक्षा प्रदान करना, नैतिक आचरण की शिक्षा प्रदान करने का काम जो है गोत्र करता है। इसके बाद आता है शासन संबंधी संचालन ना, शासन संबंधी
संचालन का कार्य करना, संचालन का कार्य ये परिषदों के माध्यम से होता है, परिषदों के माध्यम से ऐसा होता है। ये जो कार्य होता है परिषदों के माध्यम से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, संस्कृति के संरक्षक के रूप में, संस्कृति के संरक्षक तथा वाहक के रूप, संरक्षक तथा वाहक के रूप में, वाहक के रूप में भी जो है गोत्र काम करता है। गोत्र के जो सदस्य हैं, जो पूर्वज हैं, वृद्ध हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, वो जो है अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। जो गोत्र के अन्य सदस्य हैं उनको संस्कृति की शिक्षा देते हैं, संस्कृति सांस्कृतिक मूल्यों का पालन वो करें, इसके लिए जो है उनको प्रेरित करते हैं और उसको जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करने का काम करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? क्योंकि वो जो है जो युवा पीढ़ी है उसको शिक्षा देते हैं, तो युवा पीढ़ी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो जो है अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इस तरह से गोत्र जो है हमारी संस्कृति का संरक्षक भी है और वाहक भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा हो जाता है। अब जो है ये है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 10 मार्कर्स। इसमें 200 शब्द लिखने होते हैं और कॉपी में 2 पेज दिए रहते हैं ना। 7 मार्कर्स में आधा पेज रहता है और जो 10 मार्कर्स उसमें 2 पेज रहते हैं, 200 शब्द में लिखना होता है। तो ये है क्वेश्चन, समुदाय का समाज शास्त्रीय अर्थ लिखिए एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है ना। तो मैंने प्रयास किया है कि दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाए, इसलिए यहाँ पर देखो अर्थ भी आ गया और इसकी विशेषताएं भी आ गई। ऐसी गोत्र में अर्थ में मैंने अर्थ का क्वेश्चन भी दिया है, उसके गोत्र के महत्व का भी क्वेश्चन दिया, लक्षण के भी क्वेश्चन दिया। ऐसी जो है गोत्र से संबंधित एक उदाहरण का मैंने क्वेश्चन दिया, नगरों वाला, नगरों का समुदाय वो क्वेश्चन दिया है, उदाहरण से संबंधित है वो, और अर्थ भी दे दिया और विशेषताएं भी दे दी। तो समुदाय भी कवर हो गया और गोत्र भी कवर हो गया। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम पहले फॉर्मेट बना करके फिर लिखते हैं उसको। फॉर्मेट क्या रहेगा, इसमें क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा? इसमें प्रस्तावना भी लिखनी होती है अलग से, यहाँ पर प्रस्तावना अलग से लिखनी होती है। तो प्रस्तावना लिखेंगे पहले, फिर इसका अर्थ लिखना है, फिर इसकी विशेषताएं लिखना है, विशेषताएं, और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना है। तो ये जो है इसका फॉर्मेट रहेगा, आउटलाइन है ये। इसको हम पहले क्वेश्चन लिखने से पहले, हम आंसर लिखने से पहले बना देते हैं, फिर इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ना। पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है? समुदाय समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, आधारभूत अवधारणा है। जब कुछ व्यक्ति अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, इससे जो है समुदाय का स्वतः विकास होता है। कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इससे जो है सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। इन सामाजिक संबंधों से ही जो है समुदाय का निर्माण हो जाता है, समुदाय का स्वतः विकास हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, समुदाय समाज शास्त्र की, समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है, महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब कुछ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतःक्रिया करते हैं,
अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो समुदाय का स्वतः विकास होता है। करते हैं तो समुदाय का स्वतः विकास होता है, का स्वतः विकास होता है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया शॉर्ट में। अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे अर्थ। अर्थ की हेडिंग लिखेंगे। इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखी जाती है, अर्थ की हेडिंग हम लिखेंगे। क्या समुदाय क्या है? समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रहते हुए जीवन की सामान्य दशाओं को प्राप्त करता है। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है ना। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना या सामुदायिक भावना, दोनों का मतलब सेम है, हम की भावना के साथ रहते हुए जीवन की सामान्य दशाओं को प्राप्त करता है। रहते हुए जीवन की सामान्य दशाओं को प्राप्त करता है, तो ये इसका अर्थ हो गया। देखिए, बस अब आपको इसके लक्षण विशेषताएं बताना है। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में यहां पर आएगा में हम की भावना के साथ रहते हुए जीवन की सामान्य दशाओं को प्राप्त करता है। अब इसके आएंगे लक्षण या विशेषताएं। एक ही मतलब होता है दोनों का। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि लक्षण के पॉइंट हम जो है अर्थ से निकाल देते हैं। जैसे हमने जो है यहां पर क्या पढ़ा, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, ये इसका लक्षण हो गया। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, जो समुदाय के सदस्य होते हैं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैं भूल गया, इसमें आपको जो है उदाहरण जरूर देना है ना। उदाहरण इसमें मैंने नहीं दिया, यहां पर हमें क्या देना है, उदाहरण जैसे ग्राम, जनजातीय समूह, बंदी गृह। मैंने जैसे बताया कि मैकाइवर जो हैं वो बंदी गृह को एक समुदाय मानते हैं। इसके अलावा गांव तथा जनजातीय समुदाय का पड़ोस, ये भी इसमें हम लिख सकते हैं, पर ठीक है इतना। इसमें एक चीज और हम बता सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर, तो समुदाय कहां पर आता है। देखिए, ये समाज है, एक डायग्राम के माध्यम से मैं बता रहा हूं। ये समाज है और इसके अंतर्गत बहुत सारे समुदाय बन जाते हैं, है ना। तो ये समुदाय ऐसा, तो ये एक छोटा डायग्राम हम साइड में बना सकते हैं। ये समाज है और उस समाज के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे समुदाय बन जाते हैं। तो ये समुदाय समाज के बीच संबंध है और एक डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं।
हाँ, विशेषताओं में तो मैंने जैसा कि बताया कि 3 पॉइंट तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, यानी इसमें बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, इसलिए बड़ा समूह कहा जाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास रहता है, यानी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं ना, सभी सदस्य एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, तभी उनको समुदाय कहा जाता है। इसके बाद इसमें सामुदायिक भावना, हम की भावना पाई जाती है। तो ये पॉइंट है वही जो मैंने बताए हैं। व्यक्तियों का बड़ा समूह पहला है, व्यक्तियों का बड़ा समूह। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। व्यक्तियों का बड़ा समूह होता है, यानी एक समुदाय में बहुत से सदस्य सम्मिलित होते हैं। संख्या कितनी होगी इसका कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादा से व्यक्ति होते हैं तभी उसको समुदाय कहा जाता है। फिर आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, है ना। सभी जो सदस्य होते हैं एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर दूसरी जगह वो निवास करने चले गए तो समुदाय नहीं कहलाएगा ना। समुदाय कहलाने के लिए उसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना जरूरी है जिसमें सब लोग रह रहे हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट है इसमें, सामुदायिक भावना या हम की भावना। सामुदायिक भावना का पाया जाना जरूरी है ना। सामुदायिक भावना या हम की भावना होती है। हम की भावना का मतलब होता है कि सभी को साथ में लेकर के चलना, सभी के साथ सहयोग की भावना रखना। हम की भावना, मैं की भावना, हम की भावना। मैं मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, हम की भावना मतलब सभी समुदाय के बारे में सोचना, सभी का हित चाहना, सभी के साथ सहयोग करना। कोई अगर संकट में है तो उसकी मदद करना हर तरह के, इसको कहते हैं हम की भावना। तो समुदाय में हम की भावना पाया जाना जरूरी होता है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है स्वतः विकास। स्वतः विकास, जो समुदाय होते हैं वो स्वयं विकसित हो जाते हैं, धीरे धीरे जो उनका विकास होता जाता है। मतलब विकास करने की जरूरत नहीं होती। जैसे समाज होते हैं, समाज जो है उनको विकसित किया जाता है, लेकिन ये स्वतः विकसित हो जाते हैं। स्वतः विकास मूर्त संगठन है ये। मूर्त संगठन, मूर्त संगठन मतलब दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए मूर्त संगठन है, दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इस समाज मैंने बताया था, समाज जो है मूर्त नहीं है, अमूर्त है। क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, सामाजिक संबंध है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों, चूंकि जो भी व्यक्तियों का समूह है वो मूर्त संगठन के अंतर्गत आता है ना। तो मूर्त संगठन है क्योंकि ना तो हम मूर्त संगठन है क्योंकि इसके हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इसके बाद आता है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन, समुदाय के जो सारे सदस्य होते हैं उनका जीवन सामान्य होता है, मतलब एक जैसा होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। रहन सहन में, वेशभूषा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, यानी जो जीवन स्तर होता है, वो लगभग समान होता है। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। नियमों की सामान्य व्यवस्था, यह है 7वां पॉइंट, नियमों की सामान्य व्यवस्था। नियमों की सामान्य व्यवस्था, समुदाय को संचालित करने के लिए नियमों की एक सामान्य व्यवस्था होती है जिनका पालन सभी को करना होता है। बहुत कठोर नियम नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं नियमों की सामान्य व्यवस्था में पाई जाती है, जो बहुत सिंपल होते हैं, है ना। विशिष्ट नाम होता है, हर समुदाय का कोई एक नाम होता है। जैसे गांव है, गांव एक समुदाय, तो गांव का एक कोई नाम होगा। जैसे जनजाति है, जनजाति एक समुदाय है तो जनजाति का नाम होगा। जैसे भील है ना, गोंड है ना,
तो हर समुदाय का कोई ना कोई एक नाम होगा, विशिष्ट नाम। देखो इनको डिस्क्राइब करना है, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, थोड़ा सा उनके बारे में बताया है, तो इनको आपको हल्का हल्का शॉर्ट में डिस्क्राइब करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, विशिष्ट नाम हो गया। इसके बाद आता है अनिवार्य सदस्यता। सभी समुदाय के जो सदस्य हैं वो जो है अनिवार्य रूप से सदस्य उनको होना जरूरी है, तो ऐच्छिक नहीं है ना, अनिवार्य सदस्यता कैसी होती है, अनिवार्य होती है। और ये सब आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भरता। जैसे समाज में हमने पढ़ा था, समाज में जो है परस्पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन यहाँ पर जो है हर व्यक्ति खुद अपने आप में निर्भर है, उसको जो है किसी के सहायता की जरूरत नहीं होती है। एक समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। इसके बाद आता है स्थायित्व। स्थायित्व मतलब परिवर्तन नहीं होते हैं। समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन समुदाय में परिवर्तन बहुत स्लो होता है, बहुत धीमे होता है ना। इसके बाद आता है अंतर समुदाय। अंतर समुदाय, अंतर समुदाय का मतलब एक समुदाय के अंदर कुछ और उप समुदाय होते हैं, है ना। जैसे भील जनजाति में भिलाला, अंतर समुदाय का मतलब होता है एक बड़ा समुदाय है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे समुदाय होते हैं। उसका उदाहरण हम कह सकते हैं, जैसे भील जनजाति की उपजाति है भिलाला, वो इसका उदाहरण। तो इस तरीके से ये 12 पॉइंट मैंने बताए हैं, लेकिन 12 पॉइंट जो है आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, इसलिए 8 से 10 पॉइंट आप लिख करके डिस्क्राइब करेंगे शॉर्ट में, और बाकी के पॉइंट वैसे ही बिना डिस्कशन के लिख देंगे, तो आपका जो है एक अच्छा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है इसमें लिखना है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। निष्कर्ष का भी आपको हेडिंग नहीं लिखनी होती है ना। देखिए, उपरोक्त विशेषताओं से युक्त जो समूह है उसको समुदाय कहा जा सकता है, ऐसा हम इसमें लिखेंगे। उपरोक्त विशेषताओं से युक्त, उपरोक्त विशेषताओं से युक्त समूह को समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है, की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान औद्योगिकरण, शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप समुदाय की विशेषताओं में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप समुदाय की विशेषताओं में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसलिए आज विशुद्ध रूप से समुदाय की कल्पना, केवल आदिम समाजों में ही की जा सकती है, आदिम समाजों में ही की जा सकती है ना।
ठीक, तो ये है इस तरीके से इसका कंक्लूजन, और ये पूरा हो जाता है आज का सेशन। कल मैं इसके आगे के टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद,